नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज क्या सीखने वाली हो साथियों, आपका जो बहुत मस्त चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, ये चल रहा था साथियों। हमने लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं, हम लेक्चर नंबर 2 भी देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 भी देख चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो आपको साइड में दिख रहा होगा। आखिर आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि साथियों ये जो आपका चैप्टर है 4 शब्दों पर टिका हुआ है, एक पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जिनमें से आपने दोस्तों पोषण को इतनी डीप से अध्ययन कर लिया था कि अब आपसे पोषण के बारे में कोई कुछ भी पूछे आप बता दोगे। उसके बाद आपने श्वसन के भी बारे में बहुत कुछ जान लिया था। आज हम जो सीखेंगे और मेनली जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है मानव में श्वसन तंत्र, यानी दोस्तों मानव में श्वसन। सीधा आप ये समझ लो हम लोगों में श्वसन कैसे हो रहा है, मानव में श्वसन। आखिर दोस्तों आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था, आप लंबी सांस अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे, वो आज की वीडियो में आप सीखोगे। साथियों हम जो सांस लेते हैं, यानी अब जो हमारी सांस की बात चल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना, हम इस परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे। आखिर जब साथियों आपने देखा था पाचन तंत्र पढ़ा था, तो उसमें भी कुछ अंग ऐसे थे जो पाचन तंत्र में आपको मदद कर रहे थे, आपकी मदद कर रही है। और यहाँ पर भी यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है, यहाँ पर भी हमारी कोई ना कोई मशीन समझ सकते हो जो आपकी सहायता करेगी और किस प्रकार होगी वो देख लीजिए। सबसे पहले ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि साथियों हम लोग आपने सोचा होगा कि मछलियाँ जल में भी सांस ले लेती हैं, यानी जल में सांस लेती हैं, पर आप पृथ्वी पर यानी अर्थात वायु में स्थल पे ही सांस ले पा रहे हो। तो भगवान ने ऐसी कौन सी शक्ति आपको नहीं दी जिसके कारण आप जल में सांस नहीं ले पाते हो। साथियों देखिए, प्रत्येक जो स्थलीय जीव है या जो वायु में उड़ता है या जो जल और स्थल दोनों पर रहता है, उनके कुछ विशेष अंग ऐसे हैं जो उन्हें श्वास लेने में मदद कर रहे हैं। आखिर वो आपके पास क्या है, वो सब कुछ, वो सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अब अच्छा ये बताइए, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? धरती माता पर रहते हैं, यानी धरती पर रहते हैं, अर्थात हम लोग स्थलीय जीव हैं। क्या? स्थलीय जीव, स्थल पर रहते हैं। अब दोस्तों आप एक बात समझिए, मनुष्य एक स्थलीय जीव है। मनुष्य कैसा है दोस्तों? मनुष्य कैसा है दोस्तों? मनुष्य एक स्थलीय जीव है। मनुष्य कैसा जीव है? स्थलीय। इसीलिए जो हम लोग दोस्तों सांस लेते हैं वो फेफड़ों से लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ों से। चूंकि मनुष्य एक स्थलीय जीव है, इसलिए जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं वो किससे करते हैं? सांस लेने की क्रिया फेफड़ों की सहायता से करते हैं। और जितने भी दोस्तों अंग हमारे क्या करते हैं, इस क्रिया में भाग लेते हैं, उन सबको आप श्वसन तंत्र कहते हो। उन सबको क्या कहते हो? श्वसन तंत्र कहते हो। सबसे बड़ी भूमिका फेफड़ों की रहती है, लेकिन फेफड़ों से पहले भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सांस लेने में मदद कर रहे हैं। वो क्या क्या है, अब बात आ जाती है जानने की। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपकी नॉलेज की दृष्टि से बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए अब हमने क्या कहा दोस्तों, आप अंग के बारे में पढ़ोगे, यानी अब आप वो अंग देखोगे जो श्वसन में मदद करते हैं। जो क्या करते हैं? श्वसन में मदद करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया। यहाँ पर वो वाला श्वसन नहीं, श्वसन मतलब सांस ही बता रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। अब देखिए पहला काम होता है दोस्तों हमारी नाक का। पहला देखोगे आप नाक, दूसरा देखोगे आप मुख, और फिर देखते हो आप दोस्तों श्वास नली, फिर आप देखोगे दोस्तों श्वसनी, फिर आप देखोगे श्वसनिकाएं, अब फिर आप ये भी देखोगे फेफड़े, और कुपिका के बारे में भी जानोगी। यानी दोस्तों इन सब पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब आप देखिए साथियों, पहली बात आती है नाक से, तो क्यों ना आपकी नाक बना ली जाए। सपोज दैट दोस्तों ये आपकी नाक है। क्या है? नोज। ये साथियों आपकी नाक है। क्या? नाक। अब आप अपनी नाक को क्या कभी आपने गौर से देखा है
नहीं देखा है तो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, दिखा तो सकता नहीं हूँ। आप अपनी नाक को देखिए। जब आप अपनी नाक को देखोगे, अभी आप मेरी नाक को तो देख ही पा रहे होगे, तो दोस्तों नाक कैसी दिख रही है आपको, इसमें क्या क्या लग रहा है। तो आप कहोगे कि मैंने शीशा उठा लिया, मैं देख के बता रहा हूँ कि नाक कैसी है। तो उसमें दो आपको मार्ग दिख रहे होंगे, क्या, एक हड्डी के बीच में, यानी जो आपको ये दिख रही है इसके बीच में एक मार्ग ये है और एक मार्ग ये है, यानी दो मार्ग हैं। अब इन दोनों मार्ग से होता क्या है, अब आप कहोगे बहुत कुछ होता है। क्या कि हम ऐसे करते हैं, अर्थात आपने सांस को अंदर लिया और सांस आपकी बाहर जा रही है। आप चाहो तो करो, जो आप सांस ले रहे हो, क्या आपकी जो सांस आप ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है, आपके इन्हीं दो रास्तों से वायु अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। क्या, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप चाहे नाक बंद करके भी ले सकते हो, यानी मुंह से भी की वायु अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। लेकिन अभी हम अध्ययन कर रहे हैं नोज के बारे में, नाक के बारे में। और दोस्तों कभी कभी जब आपको जुकाम हुआ होगा तो आपके नाक जो होती है वो, आप नाक मतलब जो जली जैसा पदार्थ होता है वाइट वाइट सा, वो चिपक जाता है, तो आप कपड़े से ऐसे करके छुटाते हो। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो दोनों मार्ग होते हैं आपके, मान लीजिए एक मार्ग ये है और एक मार्ग ये है, इन दोनों वालों पर, इन दोनों मार्गों पर, यानी इन दोनों रास्तों पर कुछ भी कह लो, महीन महीन काले काले छोटे छोटे बाल होते हैं। अब आप लोग सोचते हो कि क्या ये बकवास चीज़ है हमारी नाक में बाल, लेकिन क्या ये कुछ महत्वपूर्ण भूमिका लगाते हैं, वो भी देखोगे। तो साथियों जैसे मान लीजिए ये आपने वायु को प्रवेश किया, ये क्या है, वायु, ये ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है। अब जैसे ही वायु आपके अंदर जाती है, अब देखिए जो आपके नाक के अंदर छोटी छोटी महीन बाल होते हैं, उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे दोस्तों हमने वातावरण से ऑक्सीजन ली, अब उसमें क्या होता है, कई सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे धूल के कण, बहुत सारी अशुद्धियां हमारी नाक में प्रवेश करती हैं। अब देखिए हमारी शरीर की बनावट एक कैसी मशीन के तौर पर अच्छे से कार्य कर रही है कि इसका कार्य ये है, इसका कार्य ये है, और हम शुद्ध जीवन जी सकें। कैसे कि दोस्तों जैसे ही आपके शरीर में आपके शरीर से, यानी आपकी नाक के द्वारों से ऑक्सीजन ने प्रवेश किया, अब ऑक्सीजन कहाँ से ले रही है, वातावरण से। अब जैसे ऑक्सीजन वातावरण से आ रही है तो दोस्तों धूल के कण उसके साथ आ रहे हैं और आपकी नाक में प्रवेश कर रहे हैं। अब इन धूल कण अगर हमारी नाक में डायरेक्ट प्रवेश कर जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो हानि होगी, क्योंकि अशुद्धियां बहुत हैं और आज की डेट पे तो वायु में बहुत अशुद्धियां हैं ही, आपको पता है। तो ये जो महीन महीन बाल होते हैं, जो आपने शीशा में देखा होगा, दर्पण में देखा होगा, तो आपको दिखे होंगे, तो इनका कार्य क्या होता है, ये जितने भी धूल के कण होते हैं, ये महीन बाल, ये जितने भी धूल के कण या जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, क्या अशुद्धियां वायु में, अशुद्धियां, तो जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको क्या करते हैं साथियों, उनको रोक लेते हैं और ऑक्सीजन शुद्ध होकर, यानी मान लीजिए शुद्ध वायु, शुद्ध वायु, शुद्ध वायु आपकी नाक के अंदर, आपकी नोज के अंदर चली जाती है। शुद्ध वायु आपकी नाक के अंदर चली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर बोलो। अभी तक हम नाक के बारे में सीख रहे थे और जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था, उस पर जाना, क्योंकि आप जब सांस लेते हो तो महीन बालों की क्या भूमिका थी वो आपने इन महीन बालों की देखी कि बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब साथियों जैसे ही वायु आपकी नाक में प्रवेश करती है तो हमारी एक चीज होती है बहुत महत्वपूर्ण, जो अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि भोजन जो है किस में जाए, ग्रास नली में जाए, और जो हमारी वायु है वो श्वास नली में जा पाए। यानी एक मान लीजिए एक सेनापति या एक बॉडीगार्ड है जो ये सुनिश्चित करता है कि तुमको इधर जाना है, तुमको इधर जाना है, यानी वो मार्ग दिखाने का कार्य करता है, और उसी का नाम होता है ग्रसनी। उसी का नाम क्या होता है साथियों, ग्रसनी। यानी अब आपको मैंने पढ़ाया था जब मानव में पाचन, तब आपको मैंने बताया था ग्रसनी के बारे में, पर अब आप डिटेल से समझोगे यहाँ पर। तो अब आपके सामने एक शब्द निकल के आया, ग्रसनी। अब आइए ग्रसनी क्या होती है साथियों। मैंने आपको बताया कि ये वही चीज है जो अपनी संरचना से ये सुनिश्चित कर देती है। आप जब ऐसे मुंह खोलोगे तो आपको दिखेगी गांठी टाइप से होती है, तो ये अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि जो भोजन का मार्ग है वो भोजन के मार्ग में चले, अर्थात ग्रास नली में जाए, और जो आपका वायु का मार्ग
श्वास नली में प्रवेश कर सके। अच्छा जी, तो ये जो आपकी ग्रसनी होती है ये 3 प्रकार की होती है। ये जो ग्रसनी होती है वो कितने प्रकार की होती है आपकी? 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार क्या होती हैं? पहला प्रकार होता है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। दूसरा होता है मुख ग्रसनी। कितने पार्ट दोस्तों? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी। अब क्या हो रहा है कि आपने ये तो यहां से सीख लिया कि जो ग्रसनी है वो आपका कार्य क्या कर रही है? भोजन और वायु के मार्ग को निर्धारण करती है। और तीसरी क्या होती है वो बताइए। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अब आप ये समझोगे कि ये वायु कैसे कैसे प्रवेश कर रही है। क्या कैसे कैसे प्रवेश कर रही है? तो आपने 3 प्रकार देखे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और तीसरा अधोग्रसनी। तीसरा क्या होता है? अधोग्रसनी। और ये एक इसी क्रम में है, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जैसे जो दोस्तों आप अपने नाक से वायु लेते हो, जो आपने नाक से यानी अपनी नोज से वायु ली, उसका क्या होता है? वो नाक से किस में प्रवेश करती है? नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी से जाती है वायु मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी से वायु जाती है अधोग्रसनी से। मुख ग्रसनी से वायु कहाँ जाती है आपकी? अधोग्रसनी में वायु जाती है। मुख ग्रसनी से वायु कहाँ जाती है? अधोग्रसनी में। यानी जब आपने नाक से सांस ली तो नासा ग्रसनी में जा रही है, मुख ग्रसनी में जा रही है, अधोग्रसनी में जा रही है। अब कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा कि हमें जुकाम तो होता ही रहता है महीने में 1-2 बार, क्योंकि अभी हम ठंडा पानी और पीते हैं इसलिए और हो जाता है। एक बात है जो समझने की साथियों, जब आपकी नोज बंद हो जाती है तब आप मुख से सांस लेते हो। अब सवाल ये आता है कि आप बताइए, क्या जो मुख से सांस लेते हैं तो आपके मुख में तो महीन बाल नहीं है? अर्थात दोस्तों जितनी भी अशुद्धियां हैं क्या वो आपके मुख से शुद्ध होकर प्रवेश करेंगी? बताइए। यानी जब आपको जुकाम हो जाता है तो आप ऑलरेडी यानी पहले से ही और अनजाने में ही अपने आप क्या करते हो? मुंह से सांस लेने लगते हो, अपने माउथ से सांस लेने लगते हो। पर बात ये आती है, क्या साथियों हमारे मुख में महीन बाल नहीं है जैसे हमारी नाक में थे काले काले? तो बात मैं ये पूछ रहा हूं, क्या वायु शुद्ध होकर ही प्रवेश करती है? ये बताइए, क्या वायु शुद्ध होकर ही प्रवेश करती है? तो अगर आपका जवाब है कि मुख से भी वायु शुद्ध होकर प्रवेश करती है तो आप गलत हो। यानी जो आपका मुंह से जब आप सांस लेते हो, यानी जब आपको जुकाम हो जाता है तब जब आप मुख से सांस लेते हो तो वायु जो होती है वो साथियों क्या होता है? उसमें शुद्ध होकर आपके मुख में नहीं प्रवेश करती है, यानी अशुद्ध वायु प्रवेश हो जाती है, यानी उस वक्त वायु में शुद्धिकरण नहीं होता है। दूसरी बात, जब दोस्तों आप मुख से सांस लेते हो तब वायु आपकी नासा ग्रसनी में नहीं जाती। क्या? जब साथियों आप अपने मुख से सांस लेते हो तब जो वायु होती है वो क्या होती है? नासा ग्रसनी में ना जाकर डायरेक्ट, यानी जैसे मुख से जो सांस लिया है आपने तो वो नासा ग्रसनी में नासा ग्रसनी में ना जाकर डायरेक्ट मुख ग्रसनी में जाती है। उसके बाद जाती है अधोग्रसनी में। उसके बाद किस में जाती है? अधोग्रसनी में। तो अभी तक हमने नाक के बारे में और मुंह के बारे में अच्छा खासा समझा है और सीखा है। हालांकि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी भी 10th में आए हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ये 100% है। अब देखिए, अब हमने अपनी बात कर ली नाक और मुख की। अब हम बात करेंगे श्वास नली की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपने मुख और इसके यानी अपनी नाक के बारे में अच्छा सा अध्ययन कर लिया होगा। अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में? अब हम आपको बताएंगे आपकी श्वास नली के बारे में। किसके बारे में? श्वास नली के बारे में। तो अब हम किसके बारे में आपको बताएंगे? श्वास नली के बारे में। तो अब आप किसके बारे में देखोगे? श्वास नली के बारे में। किसके बारे में देखोगे साथियों? श्वास नली के बारे में देखोगे। अब श्वास नली का क्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो देखिए, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपने क्या क्या देख लिया? आपने मुख के बारे में देख लिया, मुख, और उससे पहले क्या था? नाक।
अब बात आती है श्वास नली। किसकी? श्वास नली। ये दोस्तों श्वास नली क्या होती है? इस प्रकार से होती है, मान लीजिए इस प्रकार से। ये क्या है? ये श्वास नली है और ऐसे ऐसे छल्ले भी होते हैं सी आकार के। ये क्या है? आपकी श्वास नली है, श्वास नली। अब साथियों श्वास नली की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? देखिए, जो आपकी श्वास नली होती है, क्या ये श्वास नली है? क्या ये क्या है? श्वास नली। अब देखिए इसकी क्या भूमिका है। ये निर्धारण करती है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको पता है अधोग्रसनी से बात खत्म हो गई थी, अधोग्रसनी पर। किस पे? अधोग्रसनी से। तो जो आपकी वायु है अब श्वास नली में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है? श्वास नली में प्रवेश करते ही दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होती है। और जो आपको देखना है कि आपकी वायु श्वास नली में प्रवेश कर गई, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ये सी आकार के छल्ले होते हैं, ये क्या? सी आकार के छल्ले। जो आपको ये सी आकार के छल्ले दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं, जिससे वायु में अवरोध उत्पन्न ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं? इस नली को चिपकने नहीं देते हैं। और ये श्वास नली आगे चलकर दोस्तों दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा जाती है बाएं फेफड़े की तरफ और दूसरी शाखा जाती है दाएं फेफड़े की तरफ। फेफड़ा ठीक से बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। क्या दोस्तों, अभी तक आपने ये जाना कि जो आपकी श्वास नली है वो आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कितनी शाखाओं में दोस्तों? ये देखिए दो शाखाओं में विभक्त तो हो रही है। अब सपोज कर लीजिए ये आपका बायां फेफड़ा है और ये आपका दायां फेफड़ा है। यानी दोस्तों आपकी जो श्वास नली है वो आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो रही है। एक शाखा ये है जो आपको ये दिख रही है, और ये आपका कौन सा? दायां फेफड़ा है। मान लीजिए ये आपका कौन सा है? दायां फेफड़ा। और एक शाखा किस में विभक्त हो जाता है? बाएं फेफड़े में। अब ये क्या है दोस्तों? आपकी ये इन्हें बोलते हैं श्वसनी। ये क्या होती है? श्वसनी। और ये क्या है? आपके फेफड़े। ये क्या हुआ है? फेफड़े। अब देखिए, अब जो दोस्तों आपका श्वसनी होता है, ये क्या होता है? फेफड़ों में जाकर कई सारी शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। देखिए, ये देखिए कई सारी शाखाएं आपको दिख रही हैं। ये जो श्वसनी है, यानी जो आपको ये श्वसनी दिख रही है, ये देखिए कई सारी शाखाओं में विभाजित है। ये देखिए जो आप देख रहे हो, मैंने इस प्रकार के जो आकृतियां बनाई हुई हैं, तो ये कई शाखाओं में विभाजित है। इन्हीं शाखाओं को आप बोलते हो श्वसनिकाएं। क्या बोलते हो? श्वसनिकाएं। इन शाखाओं को आप क्या बोलते हो? श्वसनिकाएं बोलते हो। क्या बोलते हो? श्वसनिकाएं बोल रहे हो। ओके। अब साथियों ये श्वसनाएं क्या करती हैं? अपने आगे एक गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती हैं। ये देखिए ये सभी श्वसनिकाएं आगे चलकर एक गुब्बारे जैसी संरचना में विभक्त हो रही हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए गुब्बारा बनाया हुआ है जिससे आप खेल सकते हो। एक गुब्बारे जैसी संरचना आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो आपको ये गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही हैं, ये सब ये क्या है दोस्तों? इनको बोलते हो आप कूपिका। इनको क्या बोलते हो? कूपिका। इनको क्या बोलते हो आप? कूपिका बोलते हो। क्या बोलते हो? कूपिका। और यही कूपिका का काम होता है दोस्तों गैसों के बीच जाना आना, यानी आदान प्रदान का जो काम कर रही हैं। आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं वो कौन है? आपकी कूपिकाएं हैं। ये क्या करती हैं? गैसों के आदान प्रदान, गैसों के बीच आदान प्रदान करने का जो कार्य हो रहा है, आदान प्रदान करने का कार्य कौन निभा रहा है? यही निभा रहे हैं। यानी गैसों के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? यही लोग निभा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपने श्वसन के बारे में लेक्चर नंबर 3 में ही बहुत कुछ सीख लिया था। बस ये छोटा टॉपिक ये था कि आपको मानव में श्वसन के बारे में समझाया जा सके। किसमें? मानव में श्वसन। आई होप दोस्तों ये वीडियोस भी आपको पसंद आया होगा अन्य 3 लेक्चर के हिसाब से। अब लेक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो लेक्चर नंबर 5 आने वाला है वो अति महत्वपूर्ण है और उससे आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको आई होगी पसंद और समझ भी ली होगी। मिलेंगे अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।